बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास फिज़िक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेटा मेन जो चीज़ है वो क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स डिफॉर्म कैसे होते हैं, सॉलिड्स की शक्ल, सॉलिड्स का वॉल्यूम, सॉलिड की लेंथ कैसे चेंज होती है बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय डेंसिटी। इन टॉपिक्स को बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है बेटा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। सादा ज़बान में आपको समझाएं तो डिफॉर्म होने का मतलब शेप चेंज हो जाना, साइज चेंज हो जाना, वॉल्यूम चेंज हो जाना। जब कोई बैरूनी कुव्वत लगाई जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी शक्ल तब्दील हो जाए, उसका साइज तब्दील हो जाए या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो इस ताकत को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को बेटा डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां पर लिखता है वो एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स साइज और शेप, कि कोई भी बैरूनी ताकत जो किसी चीज पर लगाई जाए जो कि उसके साइज को चेंज कर दे, शेप को चेंज कर दे, ऐसी ताकत को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग कैन इंक्रीज इट्स लेंथ कॉल्ड एक्सटेंशन और काज कंप्रेशन दस रिड्यूसिंग इट्स लेंथ। कि आप एक फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, अगर आप स्प्रिंग को बाहर की साइड पे खींचते हैं तो इस लेंथ को एक्सटेंशन कहेंगे क्योंकि उसकी लेंथ आपने बढ़ा दी खींच के, और अगर आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो इट काज कंप्रेशन, ये दब गया है, रिड्यूसिंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कम हो गई है। फिर लिखता है इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड, अगर आप ये ताकत हटा लें, द स्प्रिंग विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, तो स्प्रिंग वापस अपनी शक्ल में आ जाएगा, वापस अपने साइज में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल लिखता है स्ट्रेच रबर स्ट्रिप और बैंड कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। जब आप किसी रबर बैंड के ऊपर, किसी इलास्टिक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको बाहर की तरफ खींचते हैं, उसका शेप और साइज चेंज होता है, छोड़ते हैं, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। थर्ड एग्जाम्पल में लिखता है व्हेन अ टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट, जब आप एक टेनिस बॉल को रैकेट से हिट करते हैं या बैट से हिट करते हैं, शेप ऑफ द टेनिस बॉल एंड आल्सो रैकेट स्ट्रिंग्स आर डिस्टॉर्टेड एंड डिफॉर्म्ड, तो आपकी बॉल की शक्ल भी और आपके एक लम्हे के लिए रैकेट की शक्ल भी डिफॉर्म्ड हो जाती है, तब्दील हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और फिर क्या होता है, दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल बाय द रैकेट। जब बॉल बाउंस हो चुकी होती है, दूर चली जाती है, तो उसके कुछ लम्हों बाद रैकेट अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये क्या है, वो ताकत जो आपने किसी चीज पर लगाई और उसने उसकी शक्ल को क्या कर दिया, तब्दील। अब आपने यहां पर एक और सिनेरियो नोट किया कि वो शक्ल रिस्टोर हो रही है अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, इसको लचक कहते हैं। क्या कहते हैं, लचक। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक, यहां से आप इसको अंडरलाइन करेंगे। एक जिस्म को आप इलास्टिक जिस्म कह सकते हैं इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर आप उस पर वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें एक्ट करना, इट रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, ये वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए, वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल इज नोन एज इलास्टिसिटी, इसको लचक की कुव्वत कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस लचक की कुव्वत की बुनियाद पर हम उस मटेरियल की स्ट्रेंथ नापते हैं कि वो कितना मजबूत है। एंड द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और उसके अंदर कितनी चेंजिंग प्रोड्यूस हुई है बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, ताकत लगाने से। ठीक है, अब ये कितनी लिमिट तक इलास्टिक है। आप देखें कि एक स्प्रिंग है, आप खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, अच्छा इलास्टिक है, बढ़ता चला जा रहा है, एक वक्त आएगा कि वो टूट जाता है। उस टूटने की लिमिट से पहले आखिरी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट, आखिरी हद जहां तक वो लचक खाते हैं उसे बेटा इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द चेंज बिकम परमानेंट, जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी चेंज परमानेंट हो जाएगा। अब ये मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, चाहे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दें। तो इलास्टिक लिमिट के बाद आपका जो मटेरियल है वो बेसिकली टूट जाता है।
राइट साइड पे बॉक्स में बेटा आपके लिए इंफॉर्मेशन लिखी गई है, इन इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे क्ले, डो, प्लास्टिसिन, ये ताकत लगाने पर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ये परमानेंट चेंज में चले जाते हैं, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आते। तो इन ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं बेटा, इन इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं, इनमें लचक नहीं होती है। अब हमारे पास 6.2 टॉपिक में है बेटा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, ये भी कंप्रेशन और एक्सटेंशन से रिलेटेड लॉ है। इसमें कहा गया है कि इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट, कि अगर आपने एक स्प्रिंग पर ताकत लगाई है उसको खींच के लंबा करने के लिए या उसको दबाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ये जो एक्सटेंशन हुई है उसकी लेंथ में या कंप्रेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, इट हैज बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे उतना ज्यादा लेंथ में इंक्रीज होगा, जितनी कम ताकत लगाएंगे उतना कम इंक्रीज होगा लेंथ में। बट शर्त क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी तो आपको पता है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइज को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू, और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो एफ इज इक्वल टू हो गया के एक्स के बराबर। यहां से के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एफ ओवर एक्स। के को कहते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका नाम रखा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस फार्मूले को याद कर लें, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। कहता है इनफैक्ट इट इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है इसकी मेजरमेंट बताता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ग्रेटर विल बी द स्टिफनेस। जितना ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा है उतना आपका जो स्प्रिंग है वो स्ट्रांग है, वो स्टिफ है, सख्त है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी स्प्रिंग कांस्टेंट के की उतना आपका स्प्रिंग जो है वो नरम है, ठीक है, कमजोर है। और के का यूनिट क्या है बेटा, अभी हमने पढ़ा एफ ओवर एक्स, तो एफ का यूनिट होता है न्यूटन, एक्स का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। मीटर जब ऊपर गया तो क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर। तो ये देखें इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर बन गया। फार्मूले से यूनिट बनाना सीखें। फिर यहां पर राइट साइड पे आपके पास एक ग्राफ शो किया गया है फोर्स का और एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पे लिया गया है, एक्स कि कितनी तब्दीली आ रही है लेंथ में स्प्रिंग के, और वाई एक्सिस पे क्या ली गई है बेटा, फोर्स इन न्यूटन। अब ए पॉइंट इलास्टिक लिमिट पॉइंट शो किया गया है। अप टू द इलास्टिक लिमिट फोर्स और एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। लेकिन ए पॉइंट के बाद इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद आप देखें कि वो फ्लैट हो गया। इसका मतलब यहां पर आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो गया। विद इन द इलास्टिक लिमिट तो जितनी ताकत आप लगाते गए उतनी एक्सटेंशन बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन नहीं बढ़ रही, अब मजीद उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही बल्कि वो ब्रेक हो गया। तो इफ द अप्लाइड फोर्स और लोड एक्सीड द इलास्टिक लिमिट इट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो आपका मटेरियल परमानेंटली डी शेप हो जाएगा और अब आपका ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा। द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज अ मेजर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकालें तो वो बेसिकली आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बताता है। के का फार्मूला क्या था बेटा, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। हुक्स लॉ आल्सो होल्ड्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्ट्रेट थिन वायर और अ रबर बैंड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। के हुक्स लॉ जो है सिर्फ स्प्रिंग पे नहीं लगता, किसी भी स्ट्रेट थिन वायर पे भी लग सकता है, रबर बैंड पे भी लग सकता है। इसके अलावा जितने भी इलास्टिक मटेरियल्स हैं सॉलिड, उनके ऊपर भी बेटा हुक्स लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, कि हुक्स लॉ किन मटेरियल्स में, किन मशीन्स में, किन डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बेशुमार ऐसी एप्लीकेशंस हैं बेटा हुक्स लॉ की। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्प्रिंग्स इन मैनी डिवाइसेस रिलाई ऑन हुक्स लॉ। अब वो तहाशा ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें हम स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग में, जैसा कि स्प्रिंग स्केल्स। आपने ये स्प्रिंग स्केल देखा, राइट साइड पे आपके पास फिगर नजर आ रही है।
ये हुक नजर आ रहा है बेटा, बड़ी बड़ी बोरियां जो है इस रिंग के साथ इसको ऊपर लटका दिया जाता है रॉड के, और बोरी को लटका दिया जाता है इस स्प्रिंग के साथ, ये जो हुक लगा हुआ है इसके साथ। ये हुक अटैच है बेटा स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग नीचे खींचेगा, जो स्प्रिंग का खींचना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है, उसकी बुनियाद पर आपके पास पता चल जाएगा कि कितना वजन है उसका, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वेट मेजर करता है, डायरेक्टली वेट मेजर करता है। इसी तरह यहां पर भी आपके पास स्प्रिंग स्केल लगा हुआ है, इसका स्टाइल डिफरेंट है, इसके अंदर भी स्प्रिंग है, कंप्रेस होता है जब आप ऊपर वेट रखते हैं इस ट्रे में, तो ये आपकी सुई जो है डायल पर घूमेगी और जिस पॉइंट तक जाएगी उस रीडिंग को आप नोट कर लेंगे। इसी तरह बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक, आपकी जो घड़ी है जिसमें आपकी 3 सुइयां होती हैं, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली और तीसरी घंटे वाली, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, फिगर 6.4 में बना हुआ है। गैल्वेनोमीटर में बेटा इस्तेमाल होता है ये, सस्पेंशन सिस्टम में व्हीकल्स के, ठीक है, जो शॉक्स हैं आपके उनमें इस्तेमाल होते हैं स्प्रिंग। इसी तरह डोर हिंजेस में, लैचेस में इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा दरवाजा आप खोल देते हैं, वहां स्प्रिंग लगा हुआ है, दरवाजा बाद में खुद आहिस्ता 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 बंद होता रहता है। मैट्रेसेस में स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, सोफे की गोदियों में स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, मटेरियल टेस्टिंग की मशीन्स में स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं। तो बेतहाशा इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब 1 बाय 1 कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो यहां दी गई हैं। सबसे पहला बेटा स्प्रिंग स्केल। स्प्रिंग स्केल यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग टू डिटरमिन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग स्केल की मदद से हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का वेट मालूम करते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग से हो रहा हो या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग से हो रहा हो। ये डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग स्केल पे। मैंने अभी आपको दोनों दिखाए, एक एक्सटेंशन से हो रहा था, दूसरा कंप्रेशन से हो रहा था। इन अ कॉमन स्प्रिंग बैलेंस द एक्सटेंशन और इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इज अ मेजर ऑफ द वेट। जितना एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग बैलेंस में वो उसका वेट की मेजरमेंट बता रहा होगा। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द लोड फोर्स एंड द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ पॉइंटर मूविंग ओवर अ स्केल। और ये जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस बेटा आपको दिखाया गया है, इसमें जब आप चीज को ऊपर ट्रे में रखेंगे तो ये नीचे लगे हुए स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। उस स्प्रिंग के कंप्रेस होने से उसके ऊपर लोड आएगा, और लोड आने से क्या होगा कि वो पॉइंटर पे, स्केल पे इस सुई को मूव करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका वेट कितना है। तो वेट करने के लिए हम इस तरह के बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड बेटा बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक। अभी मैंने आपको दिखाए 3 जो है ये इस तरह सुई के बैलेंसिंग स्प्रिंग जिन्हें कहते हैं। मैकेनिकल क्लॉक में तीनों सुइयां आपकी जो है बैक एंड फोर्थ मोशन में रेगुलेट करती हैं। स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक इसको कहते हैं। इसमें भी क्या इस्तेमाल होता है बेटा, स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, और बहुत सेंसिटिव स्प्रिंग, बहुत ध्यान से चलने वाला। तीसरी चीज है बेटा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है कि आपके सर्किट में, आपकी तार में करंट गुजर रहा है या नहीं। इट मेक्स यूज ऑफ अ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग इस्तेमाल होता है जिसे क्या कहते हैं, हेयर स्प्रिंग कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, एंड आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू 0 पोजीशन। और जब आप वहां से हटा लेते हैं तो ये स्प्रिंग वापस खींच के किधर ले आता है, उसे 0 पोजीशन। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट विद इन द रेंज। और पॉइंटर पे जितनी डिफ्लेक्शन होगी वो किसकी मदद से होगी, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कितना ज्यादा करंट है। तो करंट गुजर रहा है तो डिफ्लेक्शन होगी पॉइंटर पे, करंट नहीं गुजर रहा तो पॉइंटर पे स्केल डिफ्लेक्शन नहीं होगी, मतलब वो सुई नहीं हिलेगी अपनी जगह से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं बेटा कसाफत को, भारीपन को। लेकिन किस तरह की भारीपन, पहले आप देसी मिसाल से समझें, फिर मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझाता हूं। आप फर्ज करें बेटा कि एक गिलास में पानी ले लें, एक गिलास में दूध ले लें, बराबर साइज के गिलास होने चाहिए, बराबर वॉल्यूम के गिलास होने चाहिए, और उसी साइज के सेम वॉल्यूम के गिलास में क्या ले लें, शहद ले लें। अब आप 1 बाय 1 अपने पास मौजूद मेजरमेंट स्केल पर, कंडा तराजू जिसे कहते हैं, आप क्या रखें, पहले वाले गिलास को रखें पानी को, और नोट कर लें ये कितने ग्राम है। फर्ज करें कि वो 40 ग्राम आया। अब आप रखें दूध वाले गिलास को, फर्ज करें कि ये 60 ग्राम आया। अब आप रखें शहद वाले गिलास को, तो ये डेफिनेटली 60 ग्राम से ज्यादा आएगा। लेट सपोज कि ये 90 ग्राम आया। 40 ग्राम पानी, 60 ग्राम किसका आया है,
आपके पास दूध का और 90 ग्राम किसका आया है, शहद का। क्यों आया? वॉल्यूम हमने बराबर लिया था, लेकिन जब हमने उसको वेइंग के प्रोसेस से गुजारा, उसकी मैस मेजरमेंट की, तो मैस उतने ही वॉल्यूम का पानी का कम, दूध का उससे ज़्यादा क्योंकि वो उससे गाढ़ा है, और शहद का उससे भी ज़्यादा क्योंकि वो उससे भी गाढ़ा है। वॉल्यूम सेम है लेकिन मैस क्या है, कम ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी को कैसे नापा जाता है बेटा? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है सब्सटेंस का, इसको डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब ले सकते हैं आप, तो मैस किलोग्राम में नाप लें। 1 यूनिट वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं आप, तो मैस को आप ग्राम में नाप लें। ये इसके यूनिट है। डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं आप, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। अब जो चीज जितनी हल्की है और जगह ज्यादा घेरती है, जगह ज्यादा घेरती है और वजन में हल्की है, मैस में हल्की है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जगह कम घेरती है और उसके कंधे पे वजन ज्यादा है, तराजू पे वजन ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ठीक है, भारीपन उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल की डेंसिटी का खास ख्याल रखते हैं जब ये रोड्स बनाते हैं, जब ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, जब ये ब्रिजेस बनाते हैं। क्यों? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आपको बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है उस मटेरियल की, फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग बनेगी, पिलर कितना स्ट्रांग बनेगा। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना पिलर स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, राइट साइड पे आपको एमसीक्यूज के लिए एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटी बयान की गई है। एयर की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्या मतलब? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर आप एयर वाली गैसेस को मेजर करें तो कितने किलोग्राम बनता है? 1.3 kg। पेट्रोल की कितनी है? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कंक्रीट की कितनी है? 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जरा आप इनके नामों के साथ इनकी डेंसिटी को बगौर मुआयना करें तो देखें, जिस तरफ हम भारी मटेरियल्स की तरफ जा रहे हैं उस तरफ हो क्या रहा है कि उसका वजन बढ़ता चला जा रहा है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। स्टील जो है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेड 11400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, गोल्ड 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसी तरह ऑस्मियम 22600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इनको आप एमसीक्यूज में भी तैयार कर लेंगे और ये आपकी उन्होंने मुशाहिदे के लिए भी दिया है ताकि आप समझ सकें कि डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेंसिटी मेजरमेंट। अब डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए बेटा आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मैस ऑफ द सब्सटेंस और एक वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मैस तो मेजर करना बड़ा इजी है, फिजिकल बैलेंस पे आप मैस मेजर कर लेंगे। जो तराजू आपके पास दुकानों पे आम शाम पड़ा होता है, लेबोरेटरी में मौजूद है, यहां से आप मैस मेजर कर लेंगे। और जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड का वॉल्यूम नापना है, अगर तो रेगुलर शेप है तो उसकी डायमेंशन मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, वॉल्यूम निकालना आसान है, कोन है, वॉल्यूम निकालना आसान है, सर्कल है, वॉल्यूम निकालना आसान है। ठीक है, अगर वो स्फेयर है तो उसका डायमीटर मेजर कर लेंगे वर्नियर कैलिपर से और फिर वॉल्यूम निकालेंगे। अगर वो इरेगुलर शेप्ड बॉडी है बेटा तो पहले उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आपको डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो उसको आप विजिट कर लें। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। जब मैस और वॉल्यूम दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो आप फार्मूले में पुट कर देंगे मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से आप डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर को उर्फ़े आम में दबाव कहा जाता है। ये दबाव क्या चीज़ है? ये दबाव है कि कितने यूनिट एरिया पे कितनी ताकत लग रही है एट अ टाइम। तो लिहाजा डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि प्रेशर क्या है? कितनी ताकत आपने लगाई है यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। यूनिट एरिया आप मीटर स्क्वायर में लेंगे, फोर्स आप न्यूटन में लेंगे। आप अपने हाथ से अपने स्टडी टेबल पे रखें और अपने हाथ को दबाएं, उसके ऊपर जोर दें,
जब अपने हाथ से आप स्टडी टेबल पे जोर देंगे तो आप देखें कि कितने यूनिट एरिया पे आपका हाथ पूरा आ रहा है। जितने एरिया पे आपका हाथ पूरा आ रहा है उसका एरिया डिवाइड कर दें कितनी ताकत से, जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इसी हाथ को आप रिप्लेस कर दें सिर्फ अपने अंगूठे से, सिर्फ अंगूठे से ताकत लगाएं अपने टेबल पे। अब एरिया क्या हो गया बेटा, कम हो गया, एरिया कम हो गया है, कम एरिया पे ताकत लग रही है। तो इस तरीके से एरिया के चेंज होने से प्रेशर में भी तब्दीली आएगी। इफ फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस एरिया, प्रेशर ऑन द सरफेस इज गिवन बाय फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, इसी तरीके से वो लिखता है द एरिया ए ऑन विच द फोर्स एक्ट इज यूजली रेफर्ड एज कॉन्टैक्ट एरिया। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे आपकी हथेली के नीचे जितना एरिया आ रहा था वो कॉन्टैक्ट एरिया था, जब आपने उसको बदल दिया किससे, अपने अंगूठे से, तो कॉन्टैक्ट एरिया छोटा हो गया। ठीक है, इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गया एसआई इंटरनेशनल में, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसे पास्कल भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। अब जितना एरिया बेटा छोटा होगा फोर्स ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे, प्रेशर ज्यादा होगा। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम। छोटे एरिया पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, बड़े एरिया पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फार्मूले में आप देखें प्रेशर और एरिया दोनों क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अगर एरिया बड़ा होगा तो फोर्स फैक्टर डिवाइड होके प्रेशर की वैल्यू कम आएगी, अगर एरिया छोटा होगा तो फोर्स फैक्टर से डिवाइड होके प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस बात को बेटा नोट कर लें। अब डेली लाइफ की एग्जांपल जो है पेश की गई है आपके लिए प्रेशर की। द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर इज मेड वेरी शार्प, कि जो आपकी छुरी होती है, जो चॉपर होता है, उसके ब्लेड बड़े शार्प रखे जाते हैं, तेज रखे जाते हैं। When we apply force on handle of chopper, the pressure on the object at the contact surface due to its small area become very high. अब उसकी बारीक धार होने की वजह से जब पीछे से आप ताकत लगाते हैं तो कांटेक्ट एरिया कम होता है। बारीक धार की वजह से कांटेक्ट एरिया कम हुआ, प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आपकी चीज जल्दी से कट जाएगी। और अगर यही चोंच उसकी खुंडी होती और चौड़ी सी होती तो प्रेशर कम लग पाता, क्योंकि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता और वो चीज मुश्किल से कटती। Second, the top of a thumb pin is a flat but the end of the pin is very sharp. अब राइट साइड पे थंब को देखें, इससे आप ये पिन को नीचे दबा रहे हैं अपने थंब से। अब देखें ऊपर जो उसकी टोपी बनाई गई है वो चौड़ी बनाई गई है, जबकि उसकी जो नीचे पिन है वो क्या है, बारीक है। जब आप थंब से आपने उस टोपी को दबाया तो क्या हुआ, ताकत लगाई, और नीचे जो कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है नीचे जमीन पे जहां पर वो कील आप गड़ा रहे हैं, वो देखे थोड़ा सा वेरी स्मॉल है, तो लिहाजा फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी, प्रेशर ज्यादा बनेगा। प्रेशर ज्यादा बनेगा, आराम से पिन जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में वो एक्सप्लेन करता है, व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड, जब हम जमीन पर चलते हैं, वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, तो हम अपने जमीन पे क्या लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। जब ग्राउंड फ्लैट होता है तो रिएक्शन फोर्स फैल जाती है ओवर फुल होल एरिया, एंड प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज नॉट पेनफुल, तो हमें तकलीफ नहीं होती फ्लैट एरिया पे चलते हुए। लेकिन जब हम यही चीज पत्थरों पे चलते हैं, पत्थर पे चलते हुए आपके पांव का एक छोटा हिस्सा पत्थर के ऊपर आता है, कांटेक्ट एरिया रिड्यूस हो जाता है, और कांटेक्ट एरिया रिड्यूस होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपके पांव में फौरन तकलीफ होती है। फोर्थ एग्जाम्पल में बेटा वो लिखता है, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स एंड लार्ज फ्लैट फीट। अब जो हाथी वगैरह हैं इनके पाँव बड़े बड़े होते हैं और चपटे पाँव रखे हैं अल्लाह ताला ने, ड्यू टू लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया, तो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा सारा हो जाता है, बड़ा सा पाँव है और चपटा है, प्रेशर बिकम लेस, तो कम प्रेशर पड़ता है, उनकी हड्डियां नहीं टूट पाती, उनकी हड्डियां बर्दाश्त कर पाती हैं उस वजन को। अगर इन्हीं के पाँव होते ऐसे कि जो बुलबुले टाइप या जो कि थोड़ा कॉन्टेक्ट एरिया बनाते, थोड़ा कॉन्टेक्ट एरिया बनाने से प्रेशर ज्यादा पड़ता, इनकी हड्डियां कड़क हो जाती, टूट जाती। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास प्रेशर इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो हमने सीखना है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसके तमाम वॉल्स पे एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट करता है।
लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है लिक्विड के कंटेनर में, तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फर्ज करें कि हम कह रहे हैं प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ अ लिक्विड हमें मालूम करना है। फिगर 6.8 को देखें, अगर आप यहां पर फिगर 6.8 बनाई गई है, इसमें ये जो टैंकी है इसके अंदर पानी भरा हुआ और इसकी हाइट h बताई गई है आपको, ठीक है। फिगर 6.8 shows a container of a liquid. Consider an area A in the liquid at depth h. अब लिक्विड का जो एरिया है वो क्या है A और डेप्थ कितनी है h। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ओवर सरफेस A। कितनी ताकत इस पे लग रही है? वेट के बराबर। किसके बराबर? वेट के बराबर। वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज V इज इक्वल टू A इंटू H, एरिया इंटू हाइट। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड की कसाफत रो के बराबर है तो मास ऑफ द लिक्विड कॉलम किसके बराबर होगा? रो इंटू वी। ये कैसे निकला है बेटा? डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो वो जो मास के नीचे वॉल्यूम डिवाइड हो रहा था वो वॉल्यूम इधर आके डेंसिटी के साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया किसके बराबर है? एरिया इंटू हाइट, तो ए इंटू एच को रिप्लेस कर दिया वी में, तो मास बराबर हो गया किसके बराबर? रो इंटू ए इंटू एच। अभी हमने कहा कि उसका वेट के बराबर होगा जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स बराबर होती है वेट, W इज इक्वल टू एम जी। तो m में वैल्यू रिप्लेस कर दें बेटा। m की वैल्यू क्या आई है? रो इंटू ए इंटू एच। तो इस m में आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? रो इंटू ए इंटू एच, ये m की वैल्यू आ गई, और साथ W इज इक्वल टू एम जी था तो ये g साथ आ गया। m की वैल्यू होगी रो इंटू ए इंटू एच और साथ में क्या आ गया? g आ गया, तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी में वैल्यू रिप्लेस होगी। अब प्रेशर बराबर होता है बेटा फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स की वैल्यू रिप्लेस करें, एरिया की वैल्यू रिप्लेस करें। फोर्स की वैल्यू बनी थी रो ए एच जी और एरिया की वैल्यू ए, तो इस ए से ये ए क्या हो जाएगा? कैंसल। तो प्रेशर इन लिक्विड बाकी बच गया रो इंटू जी इंटू एच। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसकी वैल्यू है, और हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, कि हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, ठीक है। अब ये आपको क्या जाहिर कर रहा है? आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके साथ? डेप्थ के साथ। डेप्थ इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के साथ। डेंसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो दो फैक्टर हो गए जिसके ऊपर आपका प्रेशर इन लिक्विड बेसिकली बेस करता है, इफेक्ट करता है। कौन कौन सा? एक डेप्थ ऑफ द लिक्विड, दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। फिर कहता है प्रेशर प्रोड्यूस फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस। प्रेशर जो है 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ताकत लगा रहा है। फोर्स और इट्स कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रेशर। अगर वो पैरेलल फोर्स लग रही होती तो वो प्रेशर के अंदर काउंट नहीं होगी। तो प्रेशर बाय डेफिनेशन है क्या? कंट्रीब्यूटेड बाय द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, के फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो वाली ताकत प्रेशर में काउंट होती है। फोर्स इन द लिक्विड दैट्स पुश डायरेक्टली अगेंस्ट द सरफेस एंड एड अप टू अ नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो लिहाजा वो फोर्स जो लिक्विड कंटेनर पर परपेंडिकुलरली लग रही है, जो सरफेस ऑफ द कंटेनर पे परपेंडिकुलरली लग रही है, वो प्रेशर में गिनी जाएगी। अब एक सिनेरियो है कि इफ देयर इज अ होल इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर, अगर आपके ड्रम या टैंकी के पैंदे में क्या हो जाए, बेस में क्या हो जाए, सुराख हो जाए, तो क्या होगा? द लिक्विड स्पर्ट्स एट राइट एंगल टू द सरफेस बिफोर कर्विंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो लिक्विड उसके अंदर से निकलेगा वो राइट एंगल पे निकलेगा, 90 डिग्री पे निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज को बेटा जरूर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली हवा का दबाव है। एटमॉस्फेयर है क्या? हमारे इर्द गिर्द का माहौल। हमारे इर्द गिर्द का माहौल लेयर ऑफ गैसेज है। बेसिकली हवा जो है बेटा मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो वो लिखता है अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच वी कॉल एटमॉस्फेयर।
जमीन घिरी हुई है हवा से, जिसे हम अपना माहौल कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, हवा जो है वो गैसों का मजमूआ है। देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, इसके मॉलिक्यूल हमेशा हरकत में रहते हैं। दे कोलाइड विद वन अनदर, आपस में टकराते रहते हैं। एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन देयर वे, कोई और चीज रास्ते में आएगी उस पर भी प्रेशर डालेंगे, उससे भी टकराएंगे। दस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, लिहाजा हवा दबाव डालती है। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो हवा का दबाव है, ये जो एटमॉस्फेयर का दबाव है, ये जो लेयर ऑफ गैसेस का दबाव है पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जो एयर के मॉलिक्यूल है बेटा वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिहाजा रैंडम मोशन में होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा। इट विल एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम रुख में प्रेशर डल रहा होता है एटमॉस्फेयर का। लिहाजा डेफिनेशन जब आपने लिखनी होगी 2 नंबर की, तो कैसे लिखेंगे? द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा गैसों का मजमुआ है, ये जमीन पर भी और जमीन पे मौजूद हर चीज पर प्रेशर डालती है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। कहां तक रेंज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? तकरीबन 100 किलोमीटर तक। डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट द सेम इन एटमॉस्फेयर, लेकिन हवा की कसाफत, गैसों के भारीपन हर जगह पर एक जैसा नहीं है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो गैसें हल्की होती चली जाती हैं, हवा हल्की होती चली जाती है, ठीक है? नीचे गैसों का दबाव ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जाते जाते हवाएं हल्की होती चली जाती हैं। गर्म गैसें बेटा हल्की होती हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं। जो ठंडी गैसें होती हैं वो भारी होती हैं, वो नीचे रहती हैं। तो कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड या ऊंचाई पर जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? कम होती है। अब वो लिखता है, वी लिव एट द बॉटम ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज अ फ्लूइड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर बॉडीज। कि हम तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल बॉटम में रहते हैं, सबसे निचली लेयर पे, बिल्कुल सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जो कि फ्लूइड है, हर बॉडी पे प्रेशर डालती है। सतह समंदर पे वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 101325 पास्कल, लिख लें आप 101325 पास्कल। दिस वैल्यू इज रेफर्ड एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहां से यहां तक हाईलाइट कर लें, ठीक है? जिधर मैंने हाईलाइट किया। इट इज एन इनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग। ये वो प्रेशर है जो किसी चीज को क्रश कर सकता है, उड़ा के फेंक सकता है। वी डू नॉट फील इट बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल द बॉडीज हैव एयर इनसाइड देम। हम इसको इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि हर जिस्म के अंदर तो हवा मौजूद है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, तो ये अंदर से भी बाहर की तरफ हमारे पे लग रहा है, बाहर से अंदर की तरफ भी लग रहा है, तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस आउट हो जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट बेटा उसने आपके लिए दिया है कि एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है या नहीं, इसकी आप गवाही दें। कैसे देंगे? आप एक टिन ले लें जिसके अंदर पानी को उबालें, पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए, स्टीम बन जाए, उसको चूल्हे से उतार लें। चूल्हे से उतारने के बाद उसके मुंह को फुल बंद कर दें ढक्कन के साथ, एयर टाइट कॉर्क लगाएं, बिल्कुल हवा खारिज ना होने पाए। अब क्या करें? ठंडे पानी को डालें उस टिन कैन के ऊपर। जैसे ही आप ठंडे पानी को डालेंगे ना बेटा, वो टिन कैन जो है क्रम्पल हो जाएगा, मतलब सुकड़ जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सुकड़ जाएगा। ये मौजूदगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गवाही है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, आप देखें एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लें, मुंह के साथ लगाएं, और मुंह के साथ लगाने के बाद क्या करें? उसको आप क्या करें बेटा? उसको मुंह से हवा को अंदर खींचें। अंदर खींचेंगे, बोतल सुकड़ जाती है। क्यों सुकड़ जाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। आपने उसके अंदर की हवा निकाल ली। तो ये एविडेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब एक बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोर्ड के लिए, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। कि अल्टीट्यूड पे, बुलंदी पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों तब्दील होता है, क्यों वेरी होता है? प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ। अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो डेप्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
चेंज होता है। एट हाइट h द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये जो बेटा डेंसिटी का सिंबल लिखा हुआ है ना, इस जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? RHO, रो। तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल फ्लूइड। ये जो प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला है ये तमाम फ्लूइड्स के लिए। अब जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, ये भी फ्लूइड है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल। सतह समंदर पे, ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होना चाहिए। एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल। 5 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचते पहुंचते ये गिरता हुआ कहां पहुंच जाता है? 55,000 पास्कल पे। इसी तरह 30 किलोमीटर की हाइट तक अगर हम चले जाएं तो ये 1000 पास्कल रह जाता है सिर्फ। तो बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर, altitude of that point can be determined। लिहाजा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से किसी जगह की बुलंदी निकाल सकते हैं। जितना वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है उतनी बुलंदी ज्यादा होगी। उतनी बुलंदी क्या होगी? ज्यादा। जितना वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है उतनी अल्टीट्यूड उसका क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। फिर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे मेजर करते हैं हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? अगर हमने करना हो तो इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय हाइट ऑफ अ मर्करी कॉलम विच इट कैन सपोर्ट। हम एक मर्करी कॉलम ले लेते हैं, ग्लास ट्यूब है बेटा, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? मर्करी भरा हुआ है। इसको मर्करी बैरोमीटर भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर। कि जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। A simple mercury barometer consists of a glass tube about 1 meter long। एक सादा मर्करी बैरोमीटर 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल है। That is closed at one end, एक साइड से उसको बंद कर दिया गया है। It is completely filled with mercury, और उसके अंदर क्या भर दिया हमने? मर्करी भर दिया है। मर्करी का पता ना आपको, वो लिक्विड जो हम थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। Then it is inverted vertically in a dish of mercury। अब हमने उसको उल्टा कर दिया है एक ऐसे बाउल के अंदर जिसके अंदर मर्करी भरा हुआ। ठीक है बेटे। मीटर स्केल इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब। या तो आपकी उस ग्लास ट्यूब के ऊपर मीटर स्केल बना हुआ होना चाहिए, या फिर अलग से आप मीटर स्केल उसके साथ चिपका दें या लगा दें। टू मेजर द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, ताकि हम देख सकें कि मर्करी इस ट्यूब में अब किस हाइट तक जाएगा। द स्पेस इन द ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मर्करी इज कंप्लीटली एम्प्टी। ऊपर वाला हिस्सा इस ग्लास ट्यूब का खाली है। प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो, और प्रेशर क्या है? जीरो। द प्रेशर P एट अ पॉइंट A इन द मर्करी कॉलम इज द सेम एज एट पॉइंट B। अब आप देखें बेटा, दो पॉइंट यहां पे बताए हुए हैं, A और B। A और B दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर जो है वो सेम है। सरफेस ऑफ मर्करी इन द डिश बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल। A और B दोनों क्या है? सेम लेवल पे हैं। इनकी वैल्यूज को अगर हम रिप्लेस करें तो इस फार्मूले में P इज इक्वल टू रो जी एच, तो क्या बेटा वैल्यू आएगी? P की वैल्यू प्रेशर की हमने डाली 101325 पास्कल, या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अच्छा, डेंसिटी की जो डेंसिटी है मर्करी की वो कितनी है? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कितना निकला है? 760 mm। इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते वक्त आप अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी भी अल्टीट्यूड ऑफ एयर पे मेजर कर सकते हैं। हाइट ऑफ मर्करी कॉलम मेजर कर सकते हैं। तो लिहाजा हाइट ऑफ मर्करी कॉलम जो है वो आपको क्या बताएगा कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर स्केल बेटा बहुत अच्छे से शो नहीं किया हुआ। इस वाली वैल्यू के अंदर यहाँ पर दिखाना चाहिए था कि स्केल पे वैल्यू कितनी आ रही है? 760 मिलीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है बेटा? 760 मिलीमीटर। तो इस वैल्यू को आप याद भी कर लें कि हाइट ऑफ मर्करी कॉलम एट सी लेवल कितनी होती है? 760 मिलीमीटर होती है। अगर आपका प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। अब चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटर। ये जो हवा का दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी तब्दीली आपको मौसम का हाल कैसे बताती है, मौसम के बारे में कैसे गाइड करती है। ठीक है। तो वो लिखता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर। ये जो हवा का दबाव है
ये बेसिकली हवा की कसाफत पे डिपेंड करता है कि हवा भारी कितनी है। नीचे हवा भारी है, ऊंचाई पर हवा हल्की है। एट हाई अल्टीट्यूड वेयर द एयर इज लेस डेंस, ऊंचाइयों पर जहां हवा हल्की हो जाती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन, तो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता चला जाता है। सिमिलरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी, जैसे जैसे पानी के बुखारात की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो भी डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है। तो लिहाजा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम लो इन क्लाउडी रीजन, जहां पर बादल आए हुए होंगे वहां पर नमी ज्यादा होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। अभी आपको बताया ना कि वाटर वेपर ज्यादा होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो वाटर वेपर ज्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। वेदर कास्टर यूज दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट रेन, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है क्लाउडी रीजन में, तो आपके जो वेदर फोरकास्ट वाले नुमाइंदे हैं, जिन्हें वेदर कास्टर्स कहा जाता है, वो कहते हैं कि जी बारिश होने वाली है। अ फॉल इन प्रेशर ऑफन मीन दैट रेन क्लाउड्स आर ऑन द वे, जब आपके हबस होती है और हबस होने की वजह से वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी बादल आने वाले हैं, इंशाल्लाह बारिश आएगी अब। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है, बेसिकली वेदर इंडिकेटर के तौर पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। टॉपिक 6.8 है बेटा आपके पास, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर। अब मैनोमीटर ये डिवाइस है बेटा, बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, नाली है शीशे की, जिसके अंदर हमने क्या भरा होता है, मरकरी। अब जब ये अपनी न्यूट्रल हालत में होती है, देखें इसकी एक नाली ऊंची है और एक नाली जो है नीची है, तो इसको हम लोअर ट्यूब कहते हैं और बड़ी वाली नाली को अपर ट्यूब कह देते हैं। दोनों नालियों में लेवल ऑफ मरकरी सेम है, लेवल ऑफ मरकरी बिल्कुल सेम है। जब हमने इसको न्यूट्रल हालत में लिया, मतलब इसके साथ कोई और डिवाइस नहीं लगाई हुई, किसी चीज को अभी हम चेक नहीं कर रहे, तो इन द बिगिनिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बोथ टू ओपन एंड्स ऑफ द ट्यूब इज द सेम एंड हेंस मर्करी लेवल इन द टू आर्म रिमेन द सेम, तो दोनों का मर्करी लेवल सेम है। अब हमने क्या करना है, एक गैस सिलेंडर है जिसका प्रेशर नापना है। इफ ऑन कनेक्टिंग अ गैस सिलेंडर विद शॉर्ट आर्म, हमने गैस सिलेंडर को कनेक्ट करना है इस छोटी वाली नाली के साथ, पाइप के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, कहता है अगर तो द मर्करी लेवल इन शॉर्ट आर्म इज लोअर देन दैट इन द लॉन्ग आर्म, छोटी वाली नाली में आपके मर्करी का लेवल नीचे आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, अननोन प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस गैस के सिलेंडर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। किस तस्वीर में ये दिखाया गया है, इस तस्वीर में 6.11 में। तो आप देखें गैस का सिलेंडर लगाया, छोटी नाली में मरकरी नीचे आ गया, बड़ी नाली में मरकरी क्या है, ऊपर। इससे क्या मुराद है कि इस गैस सिलेंडर का ये जो बॉक्स बनाया हुआ है हमने गैस सिलेंडर के नाम पे, इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अच्छा, इसके बरक्स अगर गैस सिलेंडर छोटी नाली में लगाने से छोटी नाली में मर्करी लेवल अप हो जाए और बड़ी नाली में मर्करी लेवल क्या हो जाए, डाउन, तो इसका क्या मतलब है बेटा कि अननोन प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि इस गैस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। इस तरीके से आप किसी भी अननोन चीज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन कर सकते हैं, मुवाजना कर सकते हैं कि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है या कम है। जैसे अभी हमने एक गैस सिलेंडर का प्रेशर नापा बाय यूजिंग द सिंपल मैनोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ हमारी जिंदगी में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है बेटा। एक्टिविटी से पहले एक थोड़ा सा वो समझाना चाहता है आपको, फिर पास्कल लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहता है व्हेन वी इन्फ्लेट अ बलून वी ब्लो एयर इन इट विद अ सर्टेन प्रेशर बट द बलून ब्लोज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड। जब आप एक गुब्बारा फुलाते हैं उसमें हवा आप एक सिरे से डाल रहे होते हैं, लेकिन आपके गुब्बारे में हवा चारों तरफ बराबर जा रही होती है। इट मीन दैट प्रेशर अप्लाइड एट इट्स माउथ हैज बीन ट्रांसमिट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, कि जो आपने मुंह से हवा का प्रेशर उसके अंदर दाखिल किया है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हुआ है तमाम रुख में एक जैसी हवा पहुंची है। इसी तरीके से आप जब मोटर बाइक के टायर को इन्फ्लेट करवाते हैं, उसमें हवा भरवाते हैं,
तो आपने देखा है कि आप भरवा तो हवा एक पॉइंट से रहे होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ट्यूब में एक जैसी हवा जो है वो फिल हो जाती है। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पर हम पास्कल्स लॉ की क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ये है बेटा कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, कि अगर आप किसी फ्लूइड पर जो कि आपने किसी कंटेनर में इनक्लोज किया हुआ है, किसी डब्बे में बंद है, किसी ट्यूब में बंद है, किसी नाली में बंद है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इट विल ट्रांसमिट इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस। तो ये तमाम हिस्सों तक बराबर पहुंचेगा, तमाम हिस्सों तक बराबर पहुंचेगा। ये स्टेटमेंट है बेटा पास्कल लॉ की। अब पास्कल्स लॉ को हम अपनी जिंदगी में बेतहाशा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके एडवांटेज पहले तो याद कर लें। इसके एडवांटेजेस में क्या है, लिक्विड डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ द सप्लाइड एनर्जी, कि जो प्रेशर आपने अप्लाई किया लिक्विड या फ्लूइड जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सेकंड, दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग मच हैवी लोड्स, इसकी मदद से आप बड़े बड़े वजन उठा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकत लगा सकते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी की वजह से। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि पास्कल लॉ की बुनियाद पर बनाए गए हैं, उनमें हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन है जिसे हाइड्रोलिक जैक कहते हैं बेसिकली। इनको वन बाय वन बेटा अब हम डिस्कस करेंगे। पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन में से बेटा आपके कोर्स में हाइड्रोलिक प्रेस की एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया है। अब ये हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है, ये बेसिकली दो पिस्टन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक सिलेंडर है, ये पाइप आप देख रहे हैं जिसमें ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, एक साइड से बारीक है और दूसरी साइड से चौड़ा है। बारीक वाली साइड पे जो पिस्टन है उसका एरिया A1 है और फोर्स यहाँ पर जो लग रही है उसे हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से इस पाइप में लिक्विड भरा हुआ है, ऑयल भी आप कह सकते हैं। राइट साइड पे जो पिस्टन है इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया को हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स F को F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इस सेटअप को क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर भी। क्यों, आप थोड़ी ताकत लगा के ज्यादा ताकत, ज्यादा लोड को उठा सकते हैं इसके जरिए। अब हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन और इस तस्वीर को मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं बेटा। आप अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर जाते हैं सर्विस स्टेशन पे धुलवाने के लिए या अपनी ट्यूनिंग वगैरह करवाने के लिए, तो आपकी बाइक को एक जैक सिस्टम के ऊपर खड़ा किया जाता है और दूसरी साइड से वॉल खोला जाता है जहां से प्रेशर आता है और आपकी गाड़ी जो है हवा में उठ जाती है। तो ये वही सिस्टम है बेसिकली। इसकी टेक्निकल जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। कहता फर्ज करें स्पेशली डिजाइन कंटेनर, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया। इन दिस कंटेनर देयर आर टू सिलेंडर्स, तो दो सिलेंडर्स हैं इसमें, ये एक A1 बारीक और एक ये चौड़ा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज A1, छोटे सिलेंडर का एरिया A1 है, बड़े सिलेंडर का एरिया A2 है। सिलेंडर्स आर फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, और इसके दरमियान एक ऐसा लिक्विड भर दिया गया है जो कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब ऑयल आप यूं समझ लें। सपोज दैट द स्मॉल पिस्टन इज प्रेस डाउन बाय अप्लाइंग अ फोर्स F1। फर्ज करें कि हमने यहाँ पर फोर्स F1 अप्लाई किया छोटे पिस्टन पे। पिस्टन कहते हैं बेटा मूवेबल ढक्कन को, ऐसा ढक्कन किसी कंटेनर का कि जो अप डाउन मूव कर सकता हो। अब प्रेशर का फार्मूला होता है बेटा फोर्स ओवर एरिया, तो यहां पर कितना प्रेशर लगेगा, F1 ओवर A1 प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल पिस्टन। छोटे पिस्टन ने जो प्रेशर प्रोड्यूस किया वो कितना है, F1 ओवर A1। ठीक है, इट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। हमने पास्कल्स लॉ में यही पढ़ा कि जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट करता है। तो वो यहां से शिफ्ट हुआ बेटा लार्ज पिस्टन की तरफ। ड्यू टू दिस प्रेशर P, अ फोर्स F2 विल एक्ट ऑन A2। ये जो फोर्स F2 जनरेट होगी इस एरिया A2 पे, जो किसके बराबर होगी, फोर्स F2 बराबर होगी प्रेशर इंटू A2 के। लिहाजा या आप यूं कह लें, चले यहां पर जो प्रेशर आएगा F2 ओवर A2 आएगा। F2 निकालना हो तो A2 उधर जाके प्रेशर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब प्रेशर P की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं हम F1 ओवर A1 से, तो लिहाजा फोर्स F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय A2। आप इसको यूं भी ले सकते हैं बेटा कि दोनों तरफ के प्रेशर को कंपेयर किया जाता है। F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2।
यहां से अगर F2 की वैल्यू निकालनी हो तो जो A2 डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब चूंकि एरिया A2 बड़ा है A1 से, तो लिहाजा फोर्स F2 बड़ी होगी किससे, F1 से। दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन रिजल्ट्स इनटू अ लार्ज फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन। आपने छोटे पिस्टन पे छोटी ताकत लगाई जो कि कन्वर्ट हो गई बड़े पिस्टन पे लार्ज पावर में, लार्ज फोर्स में। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। आप देखते हैं कि छोटे से एक पाइप में आने वाले प्रेशर से आपकी इतनी बड़ी गाड़ी, वजनी गाड़ी हवा में उड़ जाती है जैक सिस्टम पे। हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉटन, बेल और एनी अदर ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द लार्ज पिस्टन। कि आपके पास कोई कपास का गट्ठा है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपने उठाना है, आपके पास गाड़ी है, ये देखिए सेम सिस्टम बना हुआ है ना जो मैं बात कर रहा था आपके पास जो गाड़ियां उठाने के लिए। फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। छोटे पिस्टन पे आप फोर्स F1 लगाएंगे, जो शिफ्ट होगी फोर्स F2 प्रोड्यूस करेगी। फोर्स F2 मल्टीप्लाई होकर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लिहाजा आपके सर्विस स्टेशन पे ये कार लिफ्ट हो जाएगी हवा में। तो ये बेटा हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम था, जिसे हाइड्रोलिक जो है जैक सिस्टम भी कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड सिस्टम जो डिस्कस किया गया है आपके एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ में से, वो है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। अब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी बेटा पास्कल्स लॉ को फॉलो करता है। इस तरह की ब्रेक में जो आपके सिलेंडर्स हैं पिस्टन्स वाले, वो व्हील के साथ अटैच किए जाते हैं, ठीक है। ब्रेक पैडल जो है वो मास्टर सिलेंडर, मतलब जिसका छोटा एरिया है, उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और जो व्हील कप है आपका वो लार्जर एरिया वाले सिलेंडर, बड़े सिलेंडर के साथ, बड़े पिस्टन वाले एरिया के साथ अटैच कर दिया जाता है। मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू ऑल द लार्जर सिलेंडर अटैच टू द व्हील थ्रू पाइप। और पाइप के जरिए फ्लूइड जा रहा होता है आपका मास्टर सिलेंडर से किस तरफ, छोटे पिस्टन से लेकर बड़े पिस्टन की तरफ। इसके अंदर बेटा ऑयल फिल कर दिया जाता है। जब आप पैडल को पुश डाउन करेंगे तो छोटे पिस्टन से यहां पर प्रेशर ट्रांसमिट होगा बड़े पिस्टन की तरफ, जो कि फोर्स मल्टीप्लाई कर देगा। एंड दिस प्रेशर कॉज दिस पिस्टन टू मूव आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स टुवर्ड ब्रेक डिस्क। इसकी वजह से आपका पिस्टन जो है ब्रेक पैड को ब्रेक डिस्क के साथ जोड़ देगा, ब्रेक ड्रम के साथ जोड़ देगा, और आपकी गाड़ी का पहिया रुक जाएगा। Force of friction between the pads and disc or drum slow down the vehicle. When the pressure is released from the pedal, जब आप पैडल को ऊपर उठाएंगे प्रेशर रिलीज होगा, स्प्रिंग वापस पुल बैक हो जाएगा, पैड्स अलग हो जाएंगे आपके व्हील से, और व्हील जो है दोबारा फ्रीली रोटेट करना या टर्न करना शुरू हो जाएगा। ये टोटल बेटा आपकी चैप्टर नंबर 6 की एक्सप्लेनेशंस थी। यहाँ पर आपका चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप रिव्यू सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे देंगे।